जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का। तो आज हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो आप इसको प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी पीडीएफ्स मैंने इसके अंदर बनाई है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और प्लीज़ 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 अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ डू वन थिंग कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब करें। इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनको बहुत ज़रूरत इस चैप्टर की है, तो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कीजिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन इट। तो एक एनर्जी के साथ चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप लोग बिल्कुल बिजनेसमैन बनने वाले हो, तो जो है बिना किसी एक्सक्यूज़ के इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज पता चलेंगी, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो लेट्स बिगिन इट। तो चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्लास 11th एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को उसका जो एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी डिस्कवरी कैसी हुई है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या हम लोगों को जो है जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, एक बिज़नेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोग सारी आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार ब्रेन मैप देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग को कई सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ट्रेड कम्युनिटीज़ के बारे में, कि भाई इंडिया के अंदर जो है कई सारी ट्रेड कम्युनिटीज़ हैं जो केवल ट्रेड के लिए जानी जाती है, अपने व्यापार के लिए जानी जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सुना मारवाड़ी कम्युनिटी जो होती है बहुत ट्रेड वगैरह करती है। फिर जैन कम्युनिटी होती है, उसके बाद में फिर सिख्स होते हैं, उसके बाद में फिर मुल्तानीज़ होते हैं, जो जिनका जो प्रोफेशन ही उनका ट्रेडिंग वगैरह होता है, यानी उनका पूरा जो फैमिली होता है ट्रेडिंग के अंदर ही होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टिंग की, कि एक बिज़नेस को ट्रांसपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद आप लोग माल को कहाँ बेचोगे, तो आप उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, कि भाई पहले के टाइम पे जो है बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करते थे, तो इसके अंदर हम लोग वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस के क्या क्या रिस्क होते हैं, बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस के अंदर, फिर बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ बिजनेस, तो हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से देखने वाले हैं। फिर मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या क्या थे, कौन कौन से मेजर ट्रेड के जो रूट्स थे इंडिया के साथ और पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसको वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेड के बारे में। तो देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम टाइम immemorial. Example, Harappan and Mohenjo-daro were commercial cities in third millennium BC in Indian subcontinent. ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है कि जो कॉमर्स है ना, जो जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसने हमेशा रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कक्षा 11वीं के बच्चे और 12वीं के बच्चे जो हैं उनको कई सारी सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती है। जैसे कि अगर आप आर्ट्स वाले बच्चों से पूछोगे कक्षा 11th के अंदर हिस्ट्री, तो उनको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो उसके अंदर जो सिविलाइजेशन फैलने का सबसे बड़ा जो मोटिव था वो उनका इकोनॉमी था। उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन किया, सरप्लस प्रोडक्शन किया, फिर वो उसको इंपोर्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे कि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। और उनकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो वो लोग जो है सिटी अपने आप को उन्होंने बनाया, उसके अंदर सारी उनके अंदर जो था अर्बनाइजेशन वगैरह आ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह से मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो वहाँ पर भी जो है उसको डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न उनकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी। तो अगर किसी भी जगह की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग रहती है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। उसके बाद में देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हेल्प इट्स इवॉल्विंग एज अ मेजर पावर इन इकोनॉमिक वर्ल्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। अब देखिए, अगर कोई जगह है, अगर वो इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसका जो इन्वायरमेंटल कैसा स्ट्रक्चर है, उसके पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो वो चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग इसलिए डेवलप हो पाए क्योंकि उनके आसपास में दो रिवर्स थी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट।
वहाँ पर 2 रिवर्स थी जो बहुत ही फर्टाइल उनका जो लैंड था, जिसकी वजह से वो लोग क्रॉप कुछ भी उगाते थे तो बहुत ही ज़्यादा उनका क्रॉप प्रोडक्शन होता था। अब जब ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो उसको वो लोग बेचते थे। जब उसको आप लोग बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप उसको जो है डेवलपमेंट के वर्क्स में आप उसको इन्वेस्ट करोगे, तो जो है इस तरह से जो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हुई। तो किसी भी जगह के लिए जो अगर वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग है तो वहाँ के लिए उनके पास कुछ इन्वायरमेंटल प्लस पॉइंट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया के पास कई सारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, हमारे पास कई सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास जो है कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा है, रिवर है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंटल जो है हम लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे वगैरह होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिजिकली इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हेल्प्ड इट इवॉल्विंग एज अ मेजर पावर इन इकॉनमी। तो बिल्कुल दोस्तों, तो आपको जो इन्वायरमेंट भी बहुत हेल्प करती है आपको एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनने के लिए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपका की, इसके अंदर एक शब्द है द सिल्क रूट फैसिलिटेटेड इट्स फर्दर प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, अगर आप लोगों को इंडिया का मैप दिखाया जाए ना तो एक सिल्क रूट होता था। ठीक है, इंडिया का जो है एक सिल्क रूट होता था जो कनेक्ट करता था वेस्टर्न एशिया को, किसके साथ, ईस्टर्न एशिया के साथ और इंडिया के साथ में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट। देखिए आपको लोग को एक मैप दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो है सब कॉन्टिनेंट इंडिया है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है ये देखिए, यहाँ से एक सिल्क रूट आता था। ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया को सदर्न इंडिया को कनेक्ट करता था, जिसके अंदर अजमेर आता था, वृंदावन आते थे, अहमदाबाद, ठीक है, सोमनाथ, बेरार, फिर साउथ में चले जाइए बीजापुर, ठीक है, तमिलनाडु, केरला। तो यहाँ से एक सिल्क रूट आता था। तो ये सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट बेसिकली एक ट्रेड रूट था। क्या था दोस्तों, ट्रेड रूट। जिस रूट की तहत जो है वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ वगैरह थी, जैसे आजकल तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ के जो फेमस जो व्यापारी वगैरह थे ना, मर्चेंट्स वगैरह, वो लोग इस रूट्स को फॉलो करके इंडिया के अंदर, चीन के अंदर, वहाँ पर जा कर के ये लोग क्या करते थे, दे यूज़ टू डू ट्रेड। वो लोग अपना सामान को बेचा करते थे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भैया किस प्रकार से जो है स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है, उसको एक बार देख लेते हैं कि स्प्रेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले क्या होता था, जब इंसान के पास करेंसी नहीं थी, है ना, दे हैड नॉट एनी काइंड ऑफ करेंसी और कॉइन, तो दे यूज टू डू बाटा सिस्टम। क्या होता था, बाटा सिस्टम, इस प्रकार से कि सामानों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि करेंसी थी नहीं। मान लीजिए कि किसी मछली वाले को अगर मछली खरीदनी है तो उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो मछली वाले को दे सके और उससे मछली खरीद सके। तो इसी चीज़ों के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, बाटा सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या है, आफ्टर दैट वी हैव, इसके बाद में क्या है कि डाइवर्स टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड वेटिंग प्रैक्टिस स्टेटेड। अब इसके बाद में ये चीज़ें काफ़ी टफ थी, बाटा सिस्टम जो थी वो काफ़ी टफ थी। आपको सेम नीड वाले बंदे को ढूंढना पड़ता था बाटा सिस्टम में। लेकिन इसी चीज़ को जो है आसान करने के लिए फिर कुछ कॉइन्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, फिर कॉइन्स वगैरह बनाए गए, कॉइन्स बनाने से चीज़ें आसान हो गई। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको उस प्राइस का कुछ कॉइन आपको देना पड़ेगा सेलर को, फिर आप उससे सामान खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मेटल बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज़ ऑफ मनी। फिर कॉइन्स के अंदर भी कई सारे अलग अलग मेटल्स के क्या इन्होंने बनाना शुरू कर दिए, कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद में आता डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी, चिट्ठी वर यूज्ड। फिर उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आने लग गए। ठीक है, जैसे हुंडी, चिट्ठी, ये फिर एक तरह से करेंसी बन गई, एक तरह से जो है करेंसी बन गई सामान को खरीदने बेचने की। फिर उसके बाद में हुंडी एंड चिट्ठी के बाद में किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, फिर इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। फिर हमारे यहाँ पर जो है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम भी है। देखिए, दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। एक बंदा बैठा रहता था, वो लोग उसको पैसा वगैरह अपना डिपॉजिट वगैरह विड्रॉ वगैरह कराते थे। फिर उसके खाते में लिखा जाता था कि भाई फला बंदे के नाम पे जो है इतना जो है डेप्ट है। तो इस तरह से है। उसके बाद में क्या होता है, देयर आफ्टर द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज टुक प्लेस। ठीक है, कुछ इंटरमीडियरीज वगैरह जो है वो लोग उनका राइज होता है, उनका वो लोग आते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट इनलैंड एंड मैरीटाइम हेल्प। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट वगैरह भी होता था, ज़मीन पे भी होता था, मैरीटाइम भी होता था, वाटर के अंदर भी। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ स्ट्रेंथन। इस तरह से जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ वगैरह जो है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आज प्रेजेंट में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम लोग भी यूज़ नोट, हमारे देश के अंदर जो है नोट यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस नोट को बनने के लिए कई सारे प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा।
कि किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इकॉनमी को। उसके बाद में है कुछ व्हाट इज़ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वी शुड डिस्कस अबाउट इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ये क्या होता है दोस्तों। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम हेल्प्ड इन लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जो आसपास के जो मर्चेंट्स वगैरह थे उनको मनी का क्या उधार दिया जाता था और उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता था उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम होता था। पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीसियस मेटल्स विद बैंकर्स कॉल्ड सेट्स। अब कुछ सेट्स वगैरह थे जिनके पास लोग जो थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज वगैरह जो थी, गोल्ड्स वगैरह, मेटल्स वगैरह, उसको वहाँ पर वो डिपॉजिट कराते थे। फिर उनके बदले में जो उनको कुछ पैसे वगैरह मिलते थे। मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विद द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ठीक है, जो मनी था वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया सामानों को खरीदने बेचने में, उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब मैंने एक शब्द का यूज़ किया था हुंडी। हुंडी क्या होता है दोस्तों, देखिए दिस इज़ हुंडी। ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर जो है क्या लिखा होता है, इसको एक बार देखते हैं। पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर करेंसी कुछ सर्टेन अमाउंट लिखा होता है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 2500 लिखा हुआ है। फिर इस पे लिखा हुआ है कि प्रॉमिस टू पे टू सेट, यानी कि एक प्रकार का ये जो है एक एफिडेविट, अगर मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक प्रकार का लीगल होता है कि आपको ये पे करना है, तो इसी को क्या बोलते थे, हुंडी बोलते थे। उसके बाद में क्या है दोस्तों, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वॉज यूज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता था। इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसके अंदर क्या होता था, वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ ऑर्डर विच इज़ अनकंडीशनल, यानी कि एक तरह का प्रॉमिस होता था कि मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा। फिर कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन, फिर इसको जो है इसको चेंज नेगोशिएशन के द्वारा इसको क्या किया जाता था, चेंज किया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि हुंडी एज प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट्स कम्युनिटीज़, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी उसको कौन कौन से हुंडीज़ वगैरह का नाम वो लोग जानते थे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका धनी जोग। ठीक है, इसको दर्शनी भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेबल टू एनी पर्सन नॉन लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट है सहयोग। इसके अंदर क्या होता है कि पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक बंदे को पे किया जाता था। समवन रिस्पेक्टेबल, जो बहुत ही आदरणीय हो। लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। उसके बाद में आता है आपका फिरमन जोग। उसके अंदर क्या होता है कि हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, एक तरह का ऑर्डर होता था कि इसको पे करना है। तो ये देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूमरस टाइप्स ऑफ हुंडी। ठीक है ना, जिसका अलग अलग मतलब होता है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हम लोग वी हैव टू डिस्कस अबाउट सर्टेन ट्रेड कम्युनिटीज़ इन इंडिया, है ना। कौन कौन सी ट्रेड कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर थी, तो उसके बारे में हम लोग को वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। तो देखिए ट्रेड कम्युनिटीज़ के अंदर जो है ट्रेड कम्युनिटीज़, हाँ, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड ट्रेड। ठीक है, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर वहाँ की रीजनल ट्रेड कम्युनिटीज़ ने जो है वहाँ का जो ट्रेड था उसको डोमिनेट करके रखता था, उनका वर्चस्व था। फॉर एग्जांपल पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल बिजनेस इन द नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, वाइल द भट्ट्स मैनेज द ट्रेड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब देखिए जो इंडिया का नॉर्दर्न रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यूपी, यहाँ पर जो थे पंजाबी एंड मुल्तानी जो थे मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने जो है पूरा अपना डोमिनेंस बना के रखा हुआ था ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन वहीं पर जब हम लोग राजस्थान और गुजरात के अंदर जाते हैं तो भट्ट्स एक कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी, उन्होंने जो है अपना ट्रेड के अंदर पूरा डोमिनेंस बना के रखा हुआ था। ठीक है, और ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होती हैं दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए सम ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ पीपल, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वी हैव इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड महाजन। ठीक है, चाट वर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ के अंदर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ को बोलते थे चाट, और वेस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर जो थे महाजन वगैरह थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इन अर्बन सेंटर सच एज अहमदाबाद द महाजन कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय दियर चीफ कॉल्ड नगर सेठ। ठीक है, नगर सेठ वगैरह होते थे अहमदाबाद वगैरह, महाजन वगैरह जो गांव के इलाके थे वहाँ पर जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो सब क्या कहलाते थे, नगर सेठ कहलाते थे। देन देयर आफ्टर अदर अर्बन ग्रुप्स। ठीक है दोस्तों, अर्बन ग्रुप्स
ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेज लाइक हकीम एंड वेद फिजिकली, वकील, पंडित और मुल्ला, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर एटसेट्रा, इनके भी थोड़े से बारे में बताया गया। उसके बाद में मर्चेंट कॉरपोरेशंस वर फॉर्म, ठीक है, कई सारी जो है व्यापारी संगठन वगैरह बनाए गए थे, कॉरपोरेशंस वगैरह बनाए गए थे, नगर पालिका वगैरह। मर्चेंट कम्युनिटीज डिराइव पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स विच वर ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस फॉर्म टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, इनको जो पावर वगैरह मिलती थी इनको कॉरपोरेशन से मिलती थी, ठीक है। उसके बाद में दिस कॉरपोरेशंस फ्रेम दियर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, यहाँ पर एक मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती थी और आपस में मिलकर के कुछ नियम कायदे कानून वगैरह बनाते थे जो सारे मर्चेंट्स को जो है फॉलो करने पड़ते थे जो मेंबर होते थे। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट विच इवन किंग वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, इवन किंग को भी जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था, ठीक है। द रूल्स विच मेड बाय कॉरपोरेशंस मेंबर्स। द गिल्ड चीफ dealt with directly with loan or tax collections and settled the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money, ठीक है। जो गिल्ड होता था, जो सुप्रीम होता था कॉरपोरेशंस का, वो डिसाइड करता था टैक्स वगैरह, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है दोस्तों, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है दोस्तों, इन दिस एंशिएंट टाइम ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर। तो जो मर्चेंट्स वगैरह थे, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, दे यूजुअली डू दियर ट्रेड थ्रू वाटर और लैंड, ठीक है, या तो पानी में जो है उन अपने सामान को खरीदते बेचते वगैरह थे या फिर ज़मीन के ऊपर। उसके बाद में राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ये क्या होता है दोस्तों, वी हैव टू डिस्कस अबाउट राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इट इंक्लूड ब्रोकर्स, कमीशंस एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर हु सेल एंड रिटेल गुड्स, जिसको हम लोग बिचौलिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिचौलिए को अलग अलग नाम से जाना जाता है, समवेयर वी कॉल देम ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है दोस्तों। तो इंटरमीडियरीज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर होता था, जो ब्रोकर, उनके सामान का रिस्क वगैरह और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। देन देयर आफ्टर, उसके बाद में क्या दोस्तों, देन देयर आफ्टर वी हैव टू, हाँ, इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एनहेंस कमर्शियल ऑपरेशंस। कई बार जो होते थे ब्रोकर्स वगैरह एडवांस देते थे मैन्युफैक्चरर को और उनके सामान को लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है समझ लिया। उसके बाद में मेजर ट्रेड सेंटर्स कहाँ कहाँ पर थे इंडिया के अंदर, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो ये था आपका पाटलिपुत्र, जिसको पटना बोला जाता है, फिर पेशावर पाकिस्तान के अंदर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, ब्रोच, कावेरी, तो तमाम ये जो थे दीज आर द ट्रेड सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, इन इंडिया। उसके बाद में मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या होता था, किस किस चीज़ों का जो ये लोग मर्चेंट्स वगैरह ट्रेडर्स वगैरह ट्रेड करते थे यूजुअली। तो इंडिया जो फेमस है किस चीज़ के लिए दोस्तों, इंडिया जो फेमस है फॉर दियर स्पाइसेस, ठीक है, किस चीज़ के लिए, स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीबेम ऑयल, कॉटन, लिव एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्स, फर्स, पर्ल्स एटसेट्रा, ठीक है। और हम क्या क्या चीज़ें खरीदते थे। उसके बाद में इंपोर्ट्स, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स एंड लिनन, गोल्ड, सिल्वर, टिन एटसेट्रा। दीज प्रोडक्ट्स वी यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग क्या क्या खरीदते थे और क्या क्या बेचते थे। उसके बाद में कुछ ये पोजीशंस दे रखी हैं, पोजीशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड इकॉनमी, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 years प्लान्स फॉर इनिशिएटेड। हमें पता है कि भाई देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में 5 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर मेजर रीजन। पंचवर्षीय योजना शुरू करने के बावजूद भी जो है भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप नहीं कर पाई। इसकी वजह कई सारे रीजन्स थे। सबसे बड़ा रीज़न क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न था लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश के अंदर जो है इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं थे जो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हो, और हमारे देश की पॉपुलेशन भी बहुत जल्दी राइज हो गई थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर था, खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा था और आमदनी कम थी, ठीक है। डिफेंस एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर मेजर रीजन्स। और हमारे देश में जो है हमको डिफेंस में खर्च करना पड़ता था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उसके ऊपर खर्च करना पड़ता था। तो दीज वर द रीजन्स, ड्यू टू दिस आवर इकॉनमी कुड नॉट परफॉर्म वेल। उसके बाद में फाइनली 1991, ठीक है दोस्तों, फाइनली in 1991 इंडिया agreed to economic liberalization. Because of this, now India is one of the fastest growing economies of this world. Initiative like Digital India, Make in India, Skill India,
लेकिन उसके बावजूद में 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं और इंडिया जो है टिल टुडे वी हैव परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, हमारी इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, पहले से काफ़ी बेटर है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, हाँ तो उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जहाँ हम लोगों ने जितना पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हुंडी, हाउ वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडी इन यूज इन ट्रेडर्स इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, नेम एनी टू कमर्शियल सिटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये सब सवाल हैं, आप लोग इसको भी बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आपका साथ में साथ प्रैक्टिस होता रहेगा। उसके बाद में वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस। ठीक है, बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए व्हाट इज़ बिजनेस दोस्तों, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। ठीक है, हर इंसान की जो अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स, ठीक है, दे हैव टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के क्षेत्र में जो है सबको कुछ अलग अलग काम करने पड़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो इंसान के काम होते हैं वो दो तरीके से बांटे जा सकते हैं। एक तो भाई आर्थिक काम होते हैं और दूसरे जो होते हैं गैर आर्थिक काम होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, इसको बढ़िया तरीके से एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। अब देखिए, ऐसा काम जिसका मकसद ही केवल पैसा कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, दैट एक्टिविटी शुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी के साथ में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज़ नॉट टू अर्न मनी, ऐसा काम जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, बट टू सेटिस्फाई सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, लेकिन जिसका जो है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करना है। फॉर एग्जांपल प्यार, सिंपथी, पेट्रियटिज्म, ये कैसा काम हो गया, नॉन इकोनॉमिक हो गया। इसके अंदर आप पैसा कमाना मकसद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमिक का मेन एम टू जनरेट गुड और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई सामान बनाएंगे, उसको बेचेंगे और आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन आपको जो मकसद है इज़ टू अचीव मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपको जो मानसिक संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक वाले में आप पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम करेंगे। ठीक है, कुकिंग फूड, रेस्टोरेंट, दीज आर द एग्जांपल्स वेयर यू कैन जनरेट मनी प्रॉफिट। उसी के साथ साथ में नॉन इकोनॉमिक कहीं पर भी हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक के अंदर आ सकता है हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर देयर चाइल्ड, तो उसको वहाँ से प्रॉफिट थोड़ी ना जनरेट करना है, वो तो बस सेटिस्फैक्शन के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए ऐसा कर रही है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है, तो हम लोग इकोनॉमिक की बात करेंगे। इकोनॉमिक के अंदर सबसे पहले जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो बिजनेस होती है। इसको भी हम लोगों ने जो है दो भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्री हमें पता है तीन उसके सेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, इंडस्ट्री के कितने सेक्टर, तीन सेक्टर। पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक के अंदर आपका क्या आएगा, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव का अंदर जिसके अंदर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग। सेकेंडरी हमें पता है कि जहाँ पर सामानों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी से सामान कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी के अंदर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज। और टर्सरी क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर सर्विसेज दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। ये तो हो गया आपका इंडस्ट्री। अब आप बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कॉमर्स भी जो होता है उसको दो कैटेगरी के अंदर वी हैव डिवाइडेड, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड भी पहला क्या आता है, इंटरनल, उसके बाद में होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर होता है रिटेल, होलसेल, और एक्सटर्नल के अंदर होता है जिसके अंदर सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं। और एक्सिलरी के अंदर होता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक के अंदर हम लोगों ने बात किया इंडस्ट्री, उसके बाद में कॉमर्स, इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड ऑक्सिलरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्या टॉपिक है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। थोड़ा बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस दोस्तों, इसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, इसके अंदर हमें पढ़ना है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आर्थिक गतिविधि होती है विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शंस, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच पर्पस ऑफ अर्निंग प्रोजेक्ट्स थोरो द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर सामान को प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बेचा जा सकता, खरीदा जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, सर्विसेज का,
और पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रोजेक्ट्स, ठीक है, थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन, जिसकी सहायता से इंसान जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो हम लोगों ने समझ लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। बिजनेस कैसा है, हम लोग क्यों करते हैं बिजनेस, वी डू बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी, टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है, तो पैसे के लिए करते हैं, ठीक है, फॉर सेक ऑफ मनी। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, भाई चीज़ इसके अंदर बनती है, प्रोडक्शन होता है इसका इंडस्ट्रीज़ के अंदर, प्रोक्योरमेंट होता है इसका, गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर सेल, सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अंदर जो है सर्विसिंग भी होती है, सामान बनता है भी, बेचा भी जाता है बिजनेस के अंदर, तभी तो आप किसी प्रकार का बिजनेस करोगे। उसके बाद में क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर, ठीक है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है सर्विस और गुड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, लेना देना होता है। उसके बाद में आता है आपका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज का जो है डेली बेसिस पे एक्सचेंज होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, पैसा बनाना। उसके बाद में इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है दोस्तों, बिल्कुल अनसर्टेनिटी भी होगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि हर बिजनेस के अंदर आप पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको जो है प्रॉफिट हो सके। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय वेरी ऑल्सो देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, लेकिन बिजनेस के अंदर जो है दो पहलू होते हैं, एक पहलू तो प्रॉफिट होता है, दूसरा पहलू क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो इसके अंदर लॉसेज वगैरह भी होते हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा दोस्तों, देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसके अंदर कुछ रिस्क वगैरह भी होगा, ठीक है। तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ठीक है। हर बिजनेस जो होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं लॉस की जो है संभावनाएं होती हैं। बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स लाइक स्ट्राइक्स, फायर, थेफ्ट, चेंज, कंज्यूमर्स टेस्ट चेंज हो जाता। तो यानी कि बिजनेस का जो है इसके अंदर कई सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है जो आप बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती। जैसे कि मान लो कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, चोरी हो जाती है, ठीक है। चेंज इन कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर उस प्रकार का सामान पसंद नहीं करता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद में अगेन कुछ सवाल वगैरह आ गए, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ये जो मैंने पढ़ाया है सर उसी से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में भैया इसके अंदर आता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये देखिए हमारे प्यारे अंबानी जी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है कि भैया कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको करना होता है। तो भैया बिजनेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बिजनेस बता दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद परचेज, प्रोडक्शन, सेल, है ना, किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट के लिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि फिशिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, किसी सामान को आप फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं, माइनिंग हो गया, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, बैंकिंग हो गया। तो दीज एक्टिविटीज़ कम्स अंडर बिजनेस। उसके बाद में प्रोफेशन क्या होता है दोस्तों, प्रोफेशन होता है आपका, प्रोफेशन होता है कि इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, ठीक है। आपको किसी प्रोफेशन के अंदर जाना है, मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है आपको, तो आपको डॉक्टर के सारे जो वो हैं एक्टिविटीज़, स्किल्स हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको कहाँ से लेंगे, मेडिकल डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस के लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपको कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशंस इन द विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न, ठीक है। जैसे वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, सेल्समैन हो गए, एक प्रकार का काम होता है जो लोग करते हैं और उनके बदले में उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये देखिए वर्कर हो गया। उसके बाद में देखिए थोड़ा सा और कंट्रास्ट देख लेते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। आप कोई बिजनेस जो है थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि भाई मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किसी उनकी कुछ बॉडी वगैरह होगी जिससे आपको जो है
सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, डिग्री वगैरह लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। आप कहीं पर भी काम वगैरह करें फैक्ट्री के अंदर, आपको एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस वाले का काम क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज द पब्लिक। इनके अंदर सामान को खरीदा बेचा जाता है, जनता को सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन प्रोफेशनल का काम क्या होता है, पर्सनल सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नहीं, जिस फील्ड के अंदर उसको एक्सपर्टीज़ हासिल हो तो उसी का वो सर्विस देता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी। इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रोफेशन जैसे डॉक्टर के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड। तो दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर देखिए एक सवाल आ गए हैं तो आप इसमें जो है बता सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसको एक बार देख लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो भैया जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है हमें पता है कि भाई मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस ऑफ विच बिजनेस इज स्टैब्लिश एंड कैरिड ऑन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का जो है बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, उस हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव को हम लोग बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसको देख लेते हैं एक बार। तो भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉलो इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक को देखते हैं कि भैया इसके अंदर पैसे आपको ज़्यादा कमाने होते हैं, मार्केट स्टैंडिंग होता है, इनोवेशन होता है, आप नई नई चीज़ें बनाते हैं, कम रिसोर्सेज को आप अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी को आप बढ़िया करते हैं। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है दोस्तों आपका क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। आप चाहते हैं कि भैया समाज के अंदर जो है बेहतर चीज़ कम दाम पे और अच्छी क्वालिटी के अंदर पहुँचे। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल अनफेयर फोर्स प्रैक्टिसेस, आप गलत चीज़ों को समाज में पहुँचना नहीं देना चाहते हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करना चाहते हैं। आप एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ फिर यही इसी को अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से बता रखा है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रॉफिट होता है, मार्केट स्टैंडिंग होता है, इनोवेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी होता है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव का बता रखा है, उसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये सवाल पूछ सकता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि भैया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि भाई बिजनेस के अंदर जो है प्रॉफिट का क्या रोल होता है, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है प्रॉफिट। तो भैया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसा रोल प्ले करता है तो देख लेते हैं इसको एक बार कि बिजनेस इज स्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम बिजनेस ही इसलिए स्टैब्लिश करते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट अच्छा मिल सके, ठीक है, हम पैसे ज़्यादा कमा सकें, अपने एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, जिससे कि हमको प्रेस्टीज मिलेगा, सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। द रोल ऑफ प्रॉफिट इज इन बिजनेस कैन बी थ्रू ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, प्रॉफिट अलोन हेल्प बिजनेस टू कंटिन्यू। प्रॉफिट ही जो होता है किसी बिजनेस को लंबे समय तक टिका कर रखता है, ठीक है। अगर आप किसी फील्ड के अंदर ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप प्रॉफिट करेंगे तभी तो एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप लॉस के अंदर 2-3 सालों के अंदर अपनी फैक्ट्री बंद करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, आप पैसा कहाँ से लाएंगे। उसके बाद में दोस्तों टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेज इट्स जस्टिफिकेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप ग्रोथ करेंगे, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दूसरे देशों के अंदर स्टैब्लिश करेंगे, एक्सपेंशन होगा आपका। उसके बाद में फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इसके अंदर क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज़ द पावर, प्रॉफिट इज़ दैट पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज ऑनर एंड वर्कर्स टू डू दियर बेस्ट एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट्स दे विल गेट गुड कंपनसेशन फॉर दियर एफर्ट। अब देखिए प्रॉफिट होगा तो जो ऑनर है उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा पैसा देगा, सैलरी देगा, तो जो वर्कर्स है वो मोटिवेट होंगे कि भैया उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरी फर्म जो है डेवलप कर जाती है। उसके बाद में फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन, इसका मतलब क्या होता है, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। तो इसको देख लेते हैं एक बार। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन सोसाइटी, यानी समाज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिले, इज्जत मिले। बिजनेस हैज़ टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न
It has to supply good quality products, services at reasonable price to customers, adequate remunerations to employees, to pay sufficient dividend to the shareholders, etc. All these are possible only if the business is earning good profit. ये तमाम चीज़ें केवल तभी हो पाएंगी जब कोई ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, तभी आपको प्रेस्टीज मिलेगा, आपको जो सोसाइटी के अंदर आप अपने वर्कर्स वगैरह को, सोसाइटी के अंदर के लोगों को आप एडुकेट जो है क्वालिटी चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है, तो तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। उसके बाद में बिज़नेस एक्टिविटीज़, ठीक है, बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर जो है क्या क्या आता है, तो बिज़नेस एक्टिविटी को भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा है दो भागों में, एक आता है इंडस्ट्री, एक आता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने बात किया था स्टार्टिंग में कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे एक बार। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मान लीजिए कि किसी हम लोग को क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल वो क्या है, ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ कहाँ उगाया जाएगा, गेहूँ खेतों में उगाया जाएगा, तो गेहूँ जो हो जाएगा वो एक तरह से प्राइमरी इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। जब उस गेहूँ को फैक्ट्री के अंदर ले जा करके जो मशीनों में काट वाट के आटा वाटा बना करके ब्रेड बनाएंगे, तो वो कहाँ पर ब्रेड बना, वो सेकेंडरी के अंदर बना, इंडस्ट्री के अंदर। अब उसको ले जा करके सोसाइटी के अंदर बेचना है मार्केट के अंदर, तो जो बेचेगा वो क्या हो जाएगा, टर्सरी, यानी कि सर्विस दे रहा है वो। तो इस तरह से जो है होता है। उसके बाद में प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर चीज़ों का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, कि अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स are manufactured by using the previously produced things. For example, producing cotton is a primary industry and manufacturing cloth. अब देखिए कॉटन से क्लोथ बनाना, कॉटन को हम लोगों ने कहाँ बनाया, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उसी कॉटन को फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ले आकर के अगर हम लोग क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, वो सेकेंडरी के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। हाँ, फिर इसके अंदर भी आता है एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग, ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री सेकेंडरी। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, जहाँ पर घर वगैरह बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को एक बार देख लेते हैं कि इंक्लूड दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका टर्सरी के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस सर्विसेज होती हैं, उसके बाद में सोशल सर्विसेज होती हैं, उसके बाद में पर्सनल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस सर्विस होती हैं यूज बाय बिजनेस फर्म होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। सोशल सर्विस के अंदर आता है प्रोवाइड वॉलंटियर, कुछ लोग जो होते हैं बिना प्रॉफिट के भी, बिना किसी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के भी वॉलंटियरली करते हैं। पर्सनल सर्विस होता है जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइड बाई इंडिविजुअल, कि एक बंदा कोई सर्विस वगैरह दे रहा है तो उसको पर्सनल सर्विसेज बोलते हैं। उसके बाद में फीचर ऑफ सर्विसेज जो होती हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि फीचर ऑफ सर्विसेज जो होती हैं, इंटेंजिबिलिटी होती है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वेंट्री होती है। तो एक बार इसका भी जो है वो देख लेते हैं। सर्विसेज के अंदर और गुड्स के अंदर क्या अंतर होता है, सर्विसेज एंड गुड्स के अंदर नेचर कैसा होता है सर्विसेज का, वॉचिंग मूवी इन सिनेमा। उसके बाद में फिजिकल ऑब्जेक्ट, वीडियो कैसेट, जिसको सामान को बेचा जाता है। उसके बाद में टाइप कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है और ये होमोजीनस होता है। इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस करते हैं, लेकिन गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजिबल होता है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद में फिर ये आपका क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। फिर इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉमर्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, कॉमर्स के बारे में। इसको एक बार देख लेते हैं कि व्हाट डज इट कॉमर्स मीन, तो एक बार इसको देख लेते हैं बढ़िया से। कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है कि भैया कोई सामान फैक्ट्री के अंदर बना, तो जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के जो प्रोड्यूसर तक के बीच का है ना, वो काम किसका होता है, कॉमर्स का। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। इट एम्ब्रेसिस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान फैक्ट्री से बन करके मार्केट के अंदर किस प्रकार से आ रहा है, तो उसी का काम होता है कॉमर्स का है, ठीक है। जैसे कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स आर एज फॉलो, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं कि रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू रेट।
कॉमर्स का काम होता है कि भाई सामान जो है स्मूथली जो है किसके पास पहुंच जाए, बायर्स के पास पहुंच जाए, ग्राहक कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाए। तो कॉमर्स का काम वही होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। बैंक ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, एडवर्टीजमेंट का काम होता है। तो ये किसका काम होता है, ये आपका काम होता है, इसका कॉमर्स का काम होता है। उसके बाद में ट्रेड को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसके अंदर सामान को खरीदा बेचा जाता है। सर्विसेज विच द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मकसद होता है पैसे कमाना। ट्रेड भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल होता है। हमें पता है होलसेल के अंदर जो होता है कि रेफर्स टू बाइंग सेलिंग गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ के अंदर जब हम सामान खरीदते हैं तो उसको हम होलसेल बोलते हैं। और रिटेल का मतलब क्या होता है, जब हम इंडिविजुअली कोई सामान खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल बोलते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर हम लोग बाजार के अंदर जो है कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो जो बेचने वाला वो ऑलरेडी उस सामान को किसी फैक्ट्री वगैरह से होलसेल प्राइस पे लेके आ रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअली किसी कस्टमर को किस प्राइस पे बेचता है, रिटेल प्राइस पे बेचता है। तो ये हो गया। फिर एक्सटर्नल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन प्रकार के होता है। एक होता है इम्पोर्ट ट्रेड। इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, जब हम किसी दूसरे देशों से सामान खरीद रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है ना। फिल्मों में कई बार देखते हैं ना कि भाई ये घड़ी कहाँ की है, तो बोलता है इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड। इसका मतलब क्या है कि दूसरे कंट्री से इसको इम्पोर्ट कराई गई है। उसके बाद में होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि अपने देश से बना करके दूसरे देशों के अंदर बेचना। फिर एक होता है एंट्री पोर्ट। ये क्या होता है कि वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इंडियन फिल्म्स में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट द सर्विसेज टू नेपाल, यानी कि कुछ सामान को हम लोगों ने अमेरिका से मंगाया, फिर उसको भारत के अंदर बनाया, फिर ले आकर के हमने किसी तीसरी कंट्री के अंदर उसको भेज दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो दिस वी कॉल एंट्री पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। फिर उसके अंदर कुछ होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, कुछ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको एक बार देख लेते हैं कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, यानी कई सारे हिंड्रेंसेस, कई सारी समस्याएं अगर आती प्रोडक्शन के दौरान तो उसको जो हटाता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, नरिश करने के लिए। फिर उसके बाद में आता है आपका बैंकिंग एंड फिनेंस, यानी कि पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी आपको, है ना दोस्तों। किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि बिजनेस नीड्स फंड्स, ठीक है। बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ती है, एक्वायरिंग एसेट्स की जरूरत पड़ती है, परचेसिंग न्यू मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। तो हम लोग तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई हमको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, पैसे दिलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं, तो बैंक क्या करता है, उनको लोन देता है। फिर इंश्योरेंस होता है, इट प्रोवाइड्स कवर एजेंट्स द लॉस ऑफ गुड्स। फिर उसके बाद में वेयर हाउस होता है, जहाँ पर वो लोग अपने सामान को रखते हैं। फिर उसके बाद में होता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने सामान को ग्राहकों तक, कस्टमर्स वगैरह को, ताकि उनके सामान को खरीद सके वो लोग। फिर इसके अंदर एक टॉपिक है बिजनेस रिस्क। क्या है दोस्तों, बिजनेस रिस्क। व्हाट डज बिजनेस रिस्क मीन, कि इसके हर बिजनेस के अपने रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स, ठीक है, लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस ठप पड़ जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स का जो टेस्ट होता है, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, किस किस प्रकार के जो है बिजनेस रिस्क होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। कई सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, फायर लग गया, थेफ्ट हो गया, कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो रातों रात कई सारे बिजनेस क्या पड़ जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है। कई सारे कारण होते हैं, तो देख लेते हैं उसको। सबसे पहला होता है नेचुरल कॉज। ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन। दे रिजल्ट इन हैवी लॉस लाइफ। तो किस प्रकार नेचुरल कॉज वगैरह भी की वजह से बिजनेसेस वगैरह क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ह्यूमन कॉज वगैरह होता है, फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, एम्प्लॉयज स्ट्राइक्स, रियट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एट्सेट्रा। तो दीज आर द सम ह्यूमन कॉजेज विच मेक हिंड्रेंसेस इन बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में इकॉनमिक कॉजेज वगैरह भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द सम इकॉनमिक कॉजेज। फिजिकल भी होते हैं, अदर कॉजेज भी होते हैं, ठीक है।
उसके बाद में फिर आपका लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट स्टार्टिंग बिजनेस बेसिक फैक्टर्स, क्या क्या होते हैं बिजनेस फैक्ट, एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बेसिक फैक्टर्स। तो पहला आता है कि सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द फर्स्ट थिंग टू डू डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर स्टिल इज द लाइन एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन, किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा होगा, स्मॉल होगा या फिर बहुत बड़ा होगा। चॉइस ऑफ फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जा रहे हैं। उसके बाद में जो है इसके अंदर क्या है कि द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड दैट इज टू सेट अप सोल प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, लोकेशन क्या होता है, कैपिटल डिपेंड करता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स विच वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये था दोस्तों आपका पहला चैप्टर। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। बिजनेस किस प्रकार से उसका एवोल्यूशन होता है, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा, उसके अंदर कम्युनिटीज़ पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, वी ऑल हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है। आप लोग जो है नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, ये सारे नोट्स हैं, पीडीएफ्स वगैरह हैं। अगर आप लोग को जो है अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू वन थिंग कि आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को मेक श्योर कीजिए कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। और इसी तरह से बने रहिए, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों से अलविदा लूँगा। अपना